हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी डोज में। तो आज हम लोग थिन हॉलो सर्कुलर सेक्शन के शेप फैक्टर के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग थिन हॉलो सर्कुलर सेक्शन के बारे में देखेंगे। तो थिन हॉलो सर्कुलर सेक्शन क्या होता है उसको हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारा थिन हॉलो सर्कुलर सेक्शन है। अब आप बोलेंगे कि ये थिन हॉलो सर्कुलर सेक्शन कैसे है। ये तो एक सर्कुलर सेक्शन लग रहा है, इस पर लोडिंग ऐसे आ रहा होगा। ये जो दिख रहा है ना, हमने इसको क्रॉस सेक्शन को दिखा रखा है। क्यों क्रॉस सेक्शन को दिखा रखा है? क्योंकि शेप फैक्टर टोटली एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है, वो शेप क्रॉस सेक्शन का ही प्रॉपर्टी होता है। अभी तक दो एग्जांपल से आप समझ चुके होंगे कि हम लोग शेप फैक्टर जब भी निकाल रहे हैं तो हमेशा क्रॉस सेक्शन को ही ड्रॉ करके बस निकल जा रहा है। क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर रहे हैं, शेप फैक्टर निकल के आ जा रहा है। तो हम लोग जब भी देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन ही देखेंगे और क्रॉस सेक्शन को देख के हम लोग शेप फैक्टर को बताएंगे। तो कहने का मतलब ये हमारा थिन हॉलो सर्कुलर सेक्शन है। कैसे? इसको इधर से देखिए एक बार। इधर से जब देखिएगा तो ये लगेगा कि एक पतला सा सेक्शन है, सर्कुलर है। सबसे पहले सर्कुलर है, हॉलो है और थिन है। कहने का मतलब ज़्यादा मोटा भी नहीं है, ऐसा जिसके इनर और आउटर डायमीटर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। वंस अगेन, इनर और आउटर डायमीटर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, इसलिए इसको थिन बोलते हैं। ये थिन होता है और सर्कुलर सेक्शन है, इसलिए इसके क्रॉस सेक्शन को यहाँ उठा के यहाँ चिपका दिए हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। लोडिंग कुछ ऐसे आ रहा होगा। कहने का मतलब बेंडिंग कैसे हो रहा होगा, ये देखिए बेंडिंग ऐसे हो रहा होगा। बेंडिंग ऐसे मतलब कि इस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रहा है। ये देखिए ऐसे हमको ऐसे, ये हमारा जब हाथ को ऐसे कर्ल कर रहे हैं तो ये एक्सिस मतलब इस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग आ रहा है। इस एक्सिस कहने का मतलब जब इस पे देखेंगे तो ये एक्सिस ऐसा दिखाई देगा। इस एक्सिस के अबाउट इस सर्कुलर सेक्शन में बेंडिंग होगा। कहने का मतलब हम इस एक्सिस से कंसर्न होंगे। जिस एक्सिस को मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, इसमें नहीं दिखा रखा है, यहाँ पे ये एक्सिस ऐसा दिखेगा। हमको इसी एक्सिस के अबाउट देखना है, क्योंकि जब भी ये बीम ऐसा करके थिन हॉलो सर्कुलर सेक्शन का बीम अगर स्ट्रक्चर में लगा होगा तो ऐसे ही करके वो बेंड होगा। इसका मतलब इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर जो भी हमको देखना होगा इसी एक्सिस के अबाउट देखना होगा। ठीक है, तब हम लोग अब थिन क्रॉस सेक्शन के कुछ प्रॉपर्टी को देखते हैं कि थिन क्रॉस सेक्शन में हम क्या क्या कर सकते हैं, हम क्या क्या एज्यूम कर सकते हैं। ये देखिए, थिन सेक्शन में जैसे ये इसका डायमीटर दे रखा है डी डायमीटर दे रखा है और इसका थिकनेस जो है मटेरियल का वो दे रखा है टी। यहाँ पे थिकनेस मटेरियल का, यहाँ पे थिकनेस स्मॉल टी। तो कहने का मतलब जो थिकनेस है ना, थिन सेक्शन क्या इंप्लाई करता है कि टी जो होता है वो इतना छोटा होता है, थिकनेस इतना छोटा होता है कि इसके टी स्क्वायर और टी क्यूब टर्म को निगलेक्ट कर सकते हैं। क्यों निगलेक्ट? क्योंकि जितना ही कोई नंबर छोटा होता है उसका स्क्वायर करेंगे या क्यूब करेंगे तो वो और छोटा होते चले जाएगा, बशर्ते वो एक से छोटा होना चाहिए। मतलब वन से स्मॉल तो होगा ही, ऐसी बात है। हम लोग बहुत ही छोटे मतलब नंबर का बात कर रहे हैं। तो ये बहुत इतना छोटा है, ये डाटा इतना छोटा है कि ये इसका क्यूब या स्मॉल करेंगे, क्यूब करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत जगह ही क्या बोलते हैं, ये यूज हो रहा होगा ये चीज़, कंसेप्ट कि हम लोग टी क्यूब और टी स्क्वायर टर्म को निगलेक्ट कर देते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि ये इतना पतला है कि इसको ऐसा कुछ सेक्शन मानने की जरूरत भी नहीं है। इसको इतना पतला है कि इसको एक लाइन एरिया मान लीजिए। कहने का मतलब एक पतला लाइन मानिए कि वैसा मानिए कि एक पतला लाइन बस गुजर रहा है। कहने का मतलब एक पतला लाइन बस गुजर रहा है और इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए इसमें ना मैंने थिकनेस नहीं दिखा रखा है, इसलिए इसका डायमीटर अभी भी डी है। थिकनेस यहीं पे छुपा हुआ एक लाइन एरिया है। कहने का मतलब पतला सा है, जो मैंने इसको लाइन एरिया मान रखा है, इसलिए इसका लाइन एरिया को कंसीडर करते हुए ये इसका नेक्स्ट डायग्राम है। ये इसका नेक्स्ट ऐसे दिखा सकते हैं अगर दिखाना होगा तो अपने कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि इसका स्टडी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो अपने जस्ट स्टडी को आसान करने के लिए इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक लाइन एरिया है। जैसे ही हमने लाइन एरिया को एज्यूम किया तो यहाँ पे एक और चीज़ निकल के आता है। इस लाइन एरिया को एक काम करते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ याद कीजिए, अगर आप शेप फैक्टर के फॉर्मूला को याद करेंगे तो वो कितना निकल के आया था, ZP/Z, जो कि A/2 Y1 बार प्लस Y2 बार अपॉन में I/Y। ये चीज़ क्या क्या है आपको पता है। Y1 बार क्या है, ऊपर टॉप के क्रॉस सेक्शन का CG का किससे डिस्टेंस, न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस। ये क्या है, एरिया है। कितना, मटेरियल ऑफ क्रॉस सेक्शन का एरिया है, क्रॉस सेक्शन का हमारा एरिया है। I और Y उसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मैक्सिमम डिस्टेंस है टॉप फाइबर का न्यूट्रल एक्सिस से। तो ये सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो हमको यही सब चीज़ फाइंड करना है। तो ये सब फाइंड करने के लिए जो कहानी होगी ना वो बहुत बड़ी कहानी होगी, क्योंकि हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले बात तो ये थिन सर्कुलर सेक्शन का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता है, इसका एरिया भी नहीं पता है कि एरिया कैसे निकालेंगे। तो ये सबको इंडिविजुअली देखते हैं, उसके बाद फाइनली जाके इस फॉर्मूले में उसको पुट कर देंगे तो हमारा शेप फैक्टर निकल के आ जाएगा। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एरिया को निकालेंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा रखा है कि हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं। अभी हम लोग शेप फैक्टर में जाने से पहले ये सब क्यों देख रहे हैं। तो देखिए, ये एक काम कर रहे हैं, ये देखिए आपको पता होगा कि लाइन एरिया है, ठीक है, इसको एरिया इंडिकेट कर दिए। एक काम कीजिए, इसको यहाँ से ऐसे कट करके, यहाँ से ऐसे मैंने कट कर दिया, कट करके पकड़ के ऐसे खोल दिया। जैसे इस पाइप को देखिए, इस पाइप को यहाँ से मैंने तोड़ा, ऐसे तोड़ दिया और इसको खोल दिया, खोल कर चपटा बना दिया। तो प्लेट जैसा दिखेगा क्या। तो इस प्लेट का लंबाई कितना होगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। जब खोलेंगे तो आप ये ऐसा बन जाएगा। और ऐसा बनने के बाद
ऐसा बनने के बाद जब जो इसका लंबाई होगा वो कितना निकल के आएगा। आप इसी को खोल के ऐसे खोले हैं, आप इसी को काट के यहाँ से ऐसे खोले हैं, तो इसका जो लंबाई निकल के आएगा इसके सर्कमफेरेंस के बराबर निकल के आएगा क्या? बिल्कुल, इसके सर्कमफेरेंस के बराबर इसका लंबाई निकल के आ जाएगा। इसका सर्कमफेरेंस कितना होगा? पाई डी, अगर डायमीटर डी है तो। और इसका थिकनेस कितना है? टी है, क्योंकि थिकनेस तो इसी को तो काटा है मैंने, यहाँ से काटा है, तो ये थिकनेस ऐसे जब उठा के यहाँ पे ऐसे चपटा करेंगे, ऐसे पकड़ के ऐसे करके खोल देंगे तो ये थिकनेस टी दिखाई देगा और इसका जो लंबाई होगा वो सर्कमफेरेंस के बराबर निकल के आएगा। तो आपको पता चल गया कि ये जो लाइन एरिया है ओवरऑल, जो ओवरऑल यहाँ पे एरिया है, कहने का मतलब यहाँ पे थिन सर्कुलर सेक्शन है यहाँ पे, उसका एरिया कितना निकल जाएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना निकल के आ जाएगा? एरिया मतलब ध्यान दीजिएगा, ये पूरा एरिया मत कैलकुलेट करिए। एरिया मतलब कि जितना मटेरियल यूज है इस सेक्शन में, कितना मटेरियल है, मटेरियल तो हमारे पास इतना ही है ना, तो इस मटेरियल का एरिया कितना होगा, यही निकालने के लिए हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। तो इस मटेरियल का एरिया हो जाएगा, उसका लेंथ, किसी भी चीज़ का एरिया निकालने के लिए उसके लेंथ, और किसी भी सेक्शन का एरिया निकालने के लिए उसका लेंथ अगर दिया गया हो और उसका थिकनेस दिया गया हो, तो लेंथ इंटू थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस सेक्शन का एरिया निकल के आ जाएगा। तो इसका लेंथ पता है कि पाई डी है और थिकनेस पता है कि टी है, तो पाई डी टी। ये ध्यान दीजिएगा, ये डिफरेंशियल नहीं है, ये क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ये पाई डी टी वो वाला नहीं है। आप इसको काम करिए, उल्टा लिख दीजिएगा, पाई टी डी लिख दीजिए, ठीक है। तो ये एरिया को याद कर लीजिएगा, हम एरिया को पुट करेंगे आगे चल के सेप फैक्टर का फॉर्मूला निकालने वाले में। थिन हॉलो सर्कुलर सेक्शन है, उसका एरिया निकल के आ गया कि ये है एरिया उसका, ठीक है। चलिए, तो अब ये चीज़ नोट कर लीजिए, हम आगे सेक्शन में अभी और भी आगे कैलकुलेट करते हैं, कुछ क्या क्या हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक्स एक्सिस के अबाउट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का सिंपल फॉर्मूला है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू होता है mr², जो कि 3D बॉडी के लिए होता है जिसके पास कोई मास हो। ये क्रॉस सेक्शन है, मतलब एक क्रॉस सेक्शन है जिसके पास कोई मास नहीं है, बस एक एरिया है, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है AR²। अब ये जो इस 3D बॉडी के लिए जब निकालते थे जिसके पास मास होता था, वो एक एलिमेंट्री DM से मिलकर बनता था, ये एक एलिमेंट्री DA से मिलकर बना होगा। तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इसी से हमको इससे निकालेंगे, क्योंकि हमको क्रॉस सेक्शन का निकालना है, कोई एक मास बॉडी का नहीं निकालना है। तो इस क्रॉस सेक्शन का निकालने के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका फॉर्मूला हम लोग AR² को यूज़ करेंगे और निकालते हैं। तो आपको पता चल चुका होगा कि ये जो अगर इस एक्सिस के अबाउट हमको इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा AR², कहने का मतलब इसका एरिया इस एक्सिस के अबाउट कहाँ पे है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि आप देख रहे होंगे, साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि अलग अलग एरिया, अगर एलिमेंट्री एरिया को लेते हैं, छोटा छोटा एरिया का पार्ट्स को लेते हैं, तो छोटा छोटा एरिया का पार्ट जो है वो इस एक्सिस से अलग अलग डिस्टेंस पे लोकेटेड है। कहने का मतलब कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पाना मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास R कांस्टेंट नहीं है। अगर R कांस्टेंट होता तो ध्यान दीजिएगा, अगर R कांस्टेंट नहीं तो क्या आपको प्रॉब्लम आने वाला है। आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन DI मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए DI निकालेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, तो वो क्या निकल के आएगा, DA इंटू R होगा, R²। अगर कुछ ऐसा होता है इस केस में आपका DA भी वेरिएबल है और R भी वेरिएबल है, इस केस में दोनों को सॉल्व कर पाना मुश्किल होगा। इसलिए हम लोग ऐसे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे जिसके अबाउट कुछ ना कुछ कांस्टेंट निकल जाए और हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पाना थोड़ा सा आसान हो जाए। कहने का मतलब वो एक्सिस ऐसा नहीं होने वाला है, वो एक्सिस ना एक्स होने वाला है ना वाई होने वाला है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट भी जो एरिया हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है वो इस तरीके से है, हर एक एलिमेंट्री एरिया का जो डिस्टेंस है एक्सिस से वो वेरी कर रहा है। तो इसलिए हम लोग इस एक्सिस के अबाउट नहीं निकाल पाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग को जेड अगर हम लोग एक क्रॉस सेक्शन ऐसा एरिया, ऐसा मोमेंट ऑफ ऐसा एक्सिस लें जो यहाँ से पास करे परपेंडिकुलर, ध्यान दीजिएगा ये ऐसे क्रॉस सेक्शन में तिरछा नहीं है, ये जेड एक्सिस है, ये इसके अंदर से पास कर रहा है। जैसे आपको हम एग्जांपल से दिखा देते हैं, ये देखिए, जैसे ये है ना, जैसे ये एक्स है, ये वाई है, ये दोनों इसी के सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के प्लेन में ही है। लेकिन जो जेड है वो हमारा ऐसे अंदर से जा रहा है, ये अंदर से, तीनों म्यूचुअली, जो तीनों एक्सिस है हमारे एक्स वाई और जेड, तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ये साफ साफ समझ में आ रहा होगा, ये तो पता ही होगा आपको। तो हम लोग का जो जेड हो गया, अब ध्यान दीजिएगा कि जो जेड हमारा अंदर से पास कर गया, कहने का मतलब कि ये हमारा अगर क्रॉस सेक्शन था यहाँ से पास कर गया, तो ये जो अंदर से पास कर गया इस एक्सिस का एक एलिमेंट्री एरिया से जो डिस्टेंस होगा वो बराबर निकल के आएगा। आपको पता होगा कि जो एक्सिस यहाँ से पास कर रहा होगा, जो एक्सिस इसके परपेंडिकुलर प्लेन से पास कर रहा होगा ऐसे करके, तो उसका DA एलिमेंट, इस एलिमेंट का यहाँ से इस एक्सिस से डिस्टेंस, इस एक्सिस का सारे बराबर होंगे जो कि R निकल के आ जाएगा, सारे डिस्टेंस बराबर होंगे जो कि R निकल के आ जाएगा। तो हम लोग जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्यों निकाल रहे हैं ये आपको पता चल चुका। तो एक्स और वाई के अबाउट क्यों नहीं निकाल सकते हैं ये भी आपको पता चल चुका, ठीक है। तो हम लोग अब जेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जेड एक्सिस के अबाउट IZ निकालते हैं। IZ निकालने के लिए हम लोग IZ को इंटीग्रेट करेंगे, IZ को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, IZ को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और IZ एक एलिमेंट्री एरिया के लिए, अगर एक एलिमेंट्री एरिया यहाँ पे लेते हैं, कोई एलिमेंट्री एरिया
यहाँ पे कहीं लीजिए, तो ये एलिमेंट्री है इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, दोनों का डिस्टेंस देखिए आर और आर दोनों बराबर, कहीं से लीजिए कोई भी इस एक्सिस पे पड़े हुए, मतलब इस एक्सिस से ऊपर पड़े हुए कोई भी एलिमेंट्री एरिया का डिस्टेंस लीजिए या फिर नीचे पड़े हुए सारे एरिया का जो डिस्टेंस लीजिएगा तो बराबर डिस्टेंस निकल के आएगा इस पर्टिकुलर एक्सिस से। इसलिए हम लोग इस एक्सिस के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। उसके बाद हम लोग उससे फर्दर हम लोग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, वो कैसे हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब हमको जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालना है, तो हम लोग एलिमेंट्री एरिया ले लिए डी और उस एलिमेंट्री एरिया का जो डिस्टेंस है हर जगह सेम है, तो उसका डी इंटू आर स्क्वायर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला को लिख दिए। और आर स्क्वायर को यहाँ पे हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। क्यों बाहर निकाल सकते हैं आपको ये पता चल चुका है, क्यों? क्योंकि आर जो है वो कांस्टेंट है सारे एलिमेंट्री एरिया के लिए, इसलिए आर स्क्वायर को बाहर निकाल लिए और डी को इंटीग्रेट कर दीजिएगा ओवरऑल सारे एलिमेंट्री एरिया ये सारे, तो एरिया निकल के आ जाएगा। तो इसको एरिया कैपिटल ए से लिख दिए। अब आपको पिछले स्लाइड में बता चुके थे कि एरिया कितने निकल के आता है, कितना था, पाई डी टी था इंटू आर स्क्वायर, आर को डी के फॉर्म में लिख दीजिए, काम कीजिए, आर को डी के फॉर्म में तो डी बाई टू निकल का स्क्वायर, तो जब ये कीजिएगा तो ये निकल के आ जाएगा पाई डी क्यू टी अपॉन में 4। तो ये समझ में आया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इतना कैसे लिखें। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आ गया हमारा, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये कौन से एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जेड एक्सिस के अबाउट। लेकिन हम किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेकर कंसर्न है, किस एक्सिस के अबाउट, वो हम लोग को एक्स के अबाउट ही निकालना है बस। तो एक्स के अबाउट निकालने के लिए हमको पता है कि एक्स वाई और जेड तीनों म्यूचुअली आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। कैसे? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यहाँ पे लिख दीजिएगा, फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये थ्योरम क्या बोलता है? ये थ्योरम बोलता है कि जो आई जेड होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, वो दोनों एक्सिस मतलब आई एक्स और आई वाई दोनों का समीशन होगा। हमको पता है कि आई एक्स और आई वाई दोनों के अबाउट जो हमारा ये क्रॉस सेक्शन है वो दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल है, कहने का मतलब दोनों एक्सिस सेम, मतलब दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होने वाला है। इसलिए हम लोग आई वाई को आई एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पे 2IXX निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग IXX निकाल सकते हैं कि IXX कितना हो जाएगा, आई जेड मैंने इधर ला दिया, 2 को इधर भेज दिया, तो अपॉन में 2, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, आई जेड यहाँ पे मैंने निकाल चुका है, पाई डी क्यूब टी अपॉन में 4, तो ये अपॉन में 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, पाई डी क्यूब टी अपॉन में 8। एक काम कर लीजिएगा, इस चीज़ को आप याद भी कर सकते हैं कि थिन हॉलो सर्कुलर सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट एक्स एक्सिस वो इतना निकल के आता है। इस चीज़ को आप लोग याद कर सकते हैं। अबाउट एक्स एक्सिस ध्यान दीजिएगा, अबाउट एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस के अबाउट कुछ ये है, तो ठीक है, याद भी कर सकते हैं। अब हमारे सेफ फैक्टर के फॉर्मूला में एरिया निकाल लिया हमने, और एरिया निकाल लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया अबाउट एक्स एक्सिस। अब हमारा निकल के अब हमको y1 बार और y2 बार निकालना है, तो ध्यान दीजिए y1 बार और y2 बार निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये थिन हॉलो सर्कुलर सेक्शन है, इसको हम लोग एज ए लाइन एरिया के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमको पता है कि ये जो एक्सिस है वो इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस भी है और प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस भी है। क्यों इलास्टिक? इसलिए क्योंकि ये रिंग के मतलब थिन हॉलो सर्कुलर सेक्शन के सीजी से पास कर रहा है। प्लास्टिक इसलिए कि दोनों एरिया को हाफ में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इलास्टिक एंड प्लास्टिक दोनों न्यूट्रल एक्सिस है ये, ठीक है। अब हमको वाई बार निकालने में हम कंसर्न है, तो वाई बार कैसे होगा, अब ध्यान दीजिएगा, ये एक्सिस से इस ऊपर वाले रिंग का, बस रिंग है, ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने रिंग बना देता है, रिंग मतलब हॉलो सर्कुलर सिलेंडर टाइप का बना देते हैं, सॉरी हॉलो सर्कुलर सेक्शन टाइप का बना देते हैं, ऐसा कुछ। इसका डिस्टेंस, अब इसका सीजी ऊपर वाले पार्ट का, हम लोग को y1 बार क्या होता था, y1 बार होता था कि ऊपर वाले न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर मतलब प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जो भी एरिया है, उस जो भी क्रॉस सेक्शन है उस क्रॉस सेक्शन का सीजी से, उसके क्रॉस सेक्शन के सीजी से न्यूट्रल एक्सिस का डिस्टेंस, तो इसका सीजी कहीं ना कहीं यहाँ लाई करेगा, ध्यान दीजिएगा, इसका सीजी कहीं ना कहीं यहाँ, तो हमको इसी डिस्टेंस से कंसर्न है। ये डिस्टेंस जो निकल के आता है वो 2r/पाई निकल के आता है, 2r/पाई निकल के आता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक कन्फ्यूजन होगा आपको कि 2r/पाई, 3r/4 पाई, 3r/8, आप ऐसा करके ऐसे ही सेम दिखने वाली चीज़ों का आप 3 टाइप का मोमेंट ऑफ ये सेंट्रोइडल डिस्टेंस को देखे होंगे डायमीटर से, तो आपको ये कन्फ्यूजन किए
नॉर्मल चीज़ ना, ये नॉर्मल चीज़ों को पढ़ने में, मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं जो साफ साफ दिख जाती हैं उसको पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है किसी को भी। लेकिन वैसी चीज़ें जो दिखाई देती हैं, जो मतलब 3D विजुअलाइजेशन होता है जिसके अंदर, उसको समझने में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है। कहने का मतलब, ध्यान दीजिएगा कि ये एक थिन हॉलो सर्कुलर सिलेंडर है। कहने का मतलब एक रिंग टाइप का है ये, बस एक रिंग है जहाँ पे बस यहाँ मटेरियल है। एक रिंग है, अगर इसको सेक्शन को देखेंगे तो पतला सा रिंग है जिसके बस यहाँ पे मटेरियल है। ध्यान दीजिए, तो इसका मोमेंट और इसका सीजी का इस डायमीटर से, इस एक्सिस से डिस्टेंस होता है वो 2r/π निकल के आता है। लेकिन वही जो पिछले क्लास में हमने सर्कुलर सेक्शन देखा था, तो सर्कुलर सेक्शन में जब ऐसे सेक्शन बनाए थे तो इसका जो सीजी निकल के आया था वो कितना निकल के आया था, इसका निकल के आया था 4r/3π। ये ऐसा क्यों निकल के आया था? क्योंकि ये एक सेमी सर्कुलर है, एक सेमी सर्किल है। यहाँ पे भी मटेरियल है, ये पूरे में मटेरियल भरा हुआ है, ये पूरा मटेरियल है, यहाँ पे बस इतने में मटेरियल है। ध्यान दीजिएगा, तो ये एक रिंग जैसा भी होगा। रिंग का सीजी कहीं यहाँ लाई करेगा, उसके सीजी से इसका डिस्टेंस 2r/π निकल के आता है। लेकिन ये एक सेमी सर्किल है, तो सेमी सर्किल होने की वजह से ये पूरा, इस पर पूरा मटेरियल भरा हुआ है। सिर्फ ऐसा मटेरियल नहीं है, ये एक डिस्क की तरह है। आप डिस्क बोलिए, डिस्क को क्या कीजिए, डिस्क को बीच से काट लीजिए तो देखिएगा, फिर ऐसा दिखेगा। तो इसका जो सीजी होता है, इसका सीजी का इस डायमीटर से डिस्टेंस 4r/3π निकल के आता है। और एक और सेक्शन देखा होगा आपने, एक और सेक्शन ऐसा ही होता है, सेम सेक्शन होता है, उसका जो डिस्टेंस होता है, उसके सीजी का जो न्यूट्रल से डिस्टेंस होता है वो 3r/8 निकल के आता है। वो क्या होता है, ये एक हेमिस्फीयर है। ध्यान दीजिएगा, हेमिस्फीयर करने का मतलब एक स्फीयर, ये एक 3D चीज़ है, ये दोनों 2D चीज़ है जिसमें एरिया इन्वॉल्व है सिर्फ। तो ध्यान दीजिएगा, ये एक लाइन एरिया है जो कि रिंग जैसा फील होगा। ये एक सीट है, कहने का मतलब ये पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया ही है जिसको सेमी सर्किल बोल सकते हैं। ये सेमी सर्किल है, सेमी सर्कुलर सेक्शन है। ये एक हेमिस्फीयर है, कहने का मतलब ये एक 3D चीज़ है। यहाँ पे मास इन्वॉल्व है, यहाँ पे एरिया इन्वॉल्व है, यहाँ पे एरिया इन्वॉल्व है, यहाँ पे मास इन्वॉल्व है। ये एक बॉल है, कहने का मतलब ये बॉल है, एक 3D बॉल है जिसको हाफ से काट दीजिए। 3D बॉल को हाफ से काटने के बाद आप उसको देख रहे हैं, तो उसका सीजी ऐसे जगह अप्लाई करता है जिसका डायमीटर से जो डिस्टेंस होता है वो निकल के आता है 3r/8। तो इन तीनों सेक्शन में कभी कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन हम कभी कंफ्यूज मत होइएगा, अभी हम लोग फिलहाल ये पढ़ रहे हैं। तो ये एक रिंग जैसा फील होगा, उसका सीजी है। ये एक सेमी सर्किल है, उसका सीजी है। ये एक हेमिस्फीयर है, उसका सीजी का डिस्टेंस है। तो तीनों का सीजी का डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे देख लिए हैं, तो कभी कंफ्यूजन मत कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, अभी जो भी पढ़ा रहे हैं उन चीज़ों में सिर्फ जो हम अभी मान लेते हैं सेफ फैक्टर से कंसर्न है, तो हम सिर्फ सेफ फैक्टर को डील नहीं कर रहे हैं। आप पूरा लेक्चर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हम इनके बीच में आए गए ऐसे चीज़ों को भी डिस्कस कर दे रहा हूँ जो चीज़ बहुत कम ही लोगों को समझ में आती है, या फिर समझ में आती भी है तो वो चीज़ के लोग क्लियर नहीं होते हैं। तो इसलिए उन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो पूरा लेक्चर देखना आपके लिए सहूलियत होगा, क्योंकि सिर्फ सेफ फैक्टर ही पढ़ना कंसर्न नहीं है। ये बीच चीज़ों में, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट हो गया, या फिर ये सीजी सेंट्रोइडल डिस्टेंस का एक्सिस से कंसर्न हो गया, तो ये सब चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत लोगों को क्लियर नहीं होती है या फिर समझ में ही नहीं आता है बिल्कुल। तो ये हो गया, हम लोग को पता चल गया कि y1 बार क्या है, y2 बार क्या है। तो फाइनली अब हम लोग रेडी हैं, पुट करने के लिए सेफ फैक्टर निकालने के लिए। तो अब हम लोग फाइनली सेफ फैक्टर निकालेंगे। तो ठीक है, अब हम लोग सेफ फैक्टर निकालते हैं। सेफ फैक्टर इसको पता है हमको, a/2 y1 बार प्लस y2 बार अपॉन में i/y। तो ध्यान दीजिएगा, एरिया कितना निकल के आया था, π/dt एरिया निकल के आया था। तो π/dt यहाँ पे मैंने लिख दिया, और अपॉन में 2। y1 बार कितना निकल के आया था, y1 बार निकल के आया था, ये रहा y1 बार निकल के आया था 2r/π। वही अगर इसको d के फॉर्म में लिखे, डायमीटर के फॉर्म में, तो r को d/2 से रिप्लेस कर देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा d/π। तो यहाँ हो गया d/π प्लस y2 बार सेम सिमिलर वे में ये भी d/π हो जाएगा, तो ये भी d/π हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकल के आया था, πd3t/8 था। और y क्या है, y है हमारा इस एक्सिस से, ये क्योंकि इलास्टिक और प्लास्टिक दोनों है, तो इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर का डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस। तो ये जो निकल के आता है साफ साफ दिख रहा होगा कि अगर आपका ये डायमीटर d है तो ये d/2 निकल के आता है, तो ये d/2 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे d/2 लिख दीजिएगा। तो जब इसको आप काट पीट करके देखिएगा तो ये 4/π यानी कि 1.27 के अप्रोक्सीमेट निकल के आ जाएगा। तो आप इसका भी सेफ फैक्टर याद कर सकते हैं कि सेफ फैक्टर फॉर अ थिन हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए जो सेफ फैक्टर निकल के आता है 1.27 निकल के आता है। मतलब 27% रिजर्व स्ट्रेंथ है इसके पास, इलास्टिक मोमेंट कैपेसिटी, यील्ड मोमेंट कैपेसिटी से लेके, यानी यील्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से लेके प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी तक रीच करने के लिए एक्स्ट्रा 27% ऑफ द यील्ड मोमेंट रेजिस्टेंस अप्लाई करना पड़ेगा, तब वो जाकर रीच कर पाएगा फुली प्लास्टिक स्टेट पे। ठीक है, तो थैंक यू। अगर ये लेक्चर आपको पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिएगा।